तो चलो आगे बढ़ते हैं। और जैसे मैंने कहा था, पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल देखने के बाद हमको पोटेंशियोमीटर के बेसिकली एप्लीकेशंस देखने हैं, है ना। तो एप्लीकेशंस बेसिकली पोटेंशियोमीटर के दो मेन एप्लीकेशंस है जिसको हम देखेंगे। पोटेंशियोमीटर का एक्सपेरिमेंट आपके प्रैक्टिकल्स में भी होता है, तो मेरे ख्याल से यहां से एक एप्लीकेशन आपको प्रैक्टिकल्स में भी रहता है। व्हाटएवर, हम तो थियरी के लिए फिलहाल देख रहे हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर में सबसे मेन चीजें जो अपने को देखनी है कि पोटेंशियोमीटर का एक्सपेरिमेंट यूज करके हम लोग दो ईएमएफ्स को कंपेयर कर सकते। ईएमएफ समझता ना, बैटरी ईएमएफ या फिर बैटरी सेल, है ना, जो आपको डीसी वोल्टेज प्रोवाइड करता है, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करता है, उसको बोलते हैं ईएमएफ। और दूसरा मेन एप्लीकेशन है पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट का कि हर एक ईएमएफ के अंदर एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। होना तो नहीं चाहिए लेकिन होता है, तो वो ढूंढ के निकाल सकते हैं आप लोग पोटेंशियोमीटर के एक्सपेरिमेंट से। और ये सिर्फ पोटेंशियोमीटर के एक्सपेरिमेंट से ही कर सकते, बाकी दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है कि जो ईएमएफ के अंदर का इंटरनल रेजिस्टेंस, क्योंकि वो एक्चुअल में दिखता नहीं है हमको कि भैया रेजिस्टेंस दिखे और मेजर कर लिया करके, है ना। तो ये भी एक एप्लीकेशन है पोटेंशियोमीटर का। तो चलो सबसे पहले ये कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ कैसे करते हैं पोटेंशियोमीटर से। कंपैरिजन करना मतलब कौन छोटा है कौन बड़ा है, या फिर दोनों का रेशो भी मिल गया आपको। दो ईएमएफ है आपके पास, E1 और E2, ठीक है ना। तो दोनों का रेशो मिल गया। अगर ये रेशो ग्रेटर देन 1 है मतलब E1 इज ग्रेटर देन E2, और ये अगर रेशो लेस देन 1 है, E1 और E2 का रेशो लेस देन 1 है, तो E1 इज लेस देन E2। मतलब कंपेयर करना मतलब ऐसा मान के चलो कि E1 और E2 का रेशो निकालना। आपके पास दो ईएमएफ्स है और दोनों का रेशो मिल गया, मतलब दोनों को आप कंपेयर कर सके, कौन छोटा कौन बड़ा, ये समझ में आ गया तो बस हो गया, ठीक है ना। लेकिन ये देखने से पहले कंपैरिजन आप ईएमएफ, कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ में भी दो चीजें हैं। ये पोटेंशियोमीटर का एक्सपेरिमेंट यूज करके हम लोग दो ईएमएफ को कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन वहां पे भी दो मेथड्स हैं। एक तो कहते हैं डायरेक्ट मेथड, जिसको बोलते हैं इंडिविजुअल सेल मेथड, मतलब बारी बारी एक एक सेल लगाते हैं, और दूसरे बोलते हैं सम एंड डिफरेंस मेथड। तो ईएमएफ कंपैरिजन करने के लिए दो मेथड्स हैं, दोनों आपको पता होने चाहिए, दोनों इजी है, ठीक है ना। तो पहली है इंडिविजुअल सेल मेथड या फिर सेपरेट सेल मेथड, मतलब वहां पे दो स्टेप में सेपरेटली यूज करते, पहले E1 यूज करेंगे फिर दूसरे स्टेप में E2 यूज करेंगे। और सम एंड डिफरेंस में कैसा होता कि दोनों स्टेप में ना दोनों एक साथ यूज करते, एक सम में और एक डिफरेंस में। क्या होता है सम डिफरेंस ये भी बताता हूं मैं आपको, ठीक है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, ये कंपैरिजन के डेरिवेशंस देखने से पहले पहले थोड़ा सा मैं एक चीज बता देता हूं आपको कि बैलेंसिंग ऑफ ईएमएफ किसको बोलते हैं, बैलेंसिंग लेंथ ऑफ ईएमएफ ये किसको बोलते हैं। ये समझ में आ गया तो बस आप बाकी के जो आगे के सभी है वो एकदम चुटकी में आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है ना। तो चलो, ये है मेरा पोटेंशियोमीटर का एक्सपेरिमेंट, जैसा मैंने कहा था, ठीक है ना। लास्ट टाइम अभी मैंने ये जो पोटेंशियोमीटर का वायर है ये एकदम छोटा सा ही निकाला था ऐसे, लेकिन आपको बताया था कि एक्चुअली लेबोरेटरी में वो जो वायर है वो काफी लंबा रहता है, तो इस प्रकार से ये रहता है प्रेजेंट, लाइक दिस है। तो ये है पोटेंशियोमीटर का वायर, ये है पोटेंशियोमीटर की बैटरी, ये है पोटेंशियोमीटर का रेजिस्टेंस। तो जैसा ये वाला जो चीज है ये है पोटेंशियोमीटर का एक्सपेरिमेंट, बराबर है, जैसे लास्ट टाइम देखा था। और इसके ऊपर से डिपेंड होगा इसका के मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है ना। ये जो वायर का के होगा ये इस बैटरी के ऊपर, इसके लेंथ के ऊपर क्या डिपेंड होगा, इसका के डिपेंड होगा। तो ये हो गया मेरा पोटेंशियोमीटर का एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना। अभी इसको यहां पे हम लोग दूसरे ईएमएफ्स लगाते हैं, देखो जिनको कंपेयर करना है वो कहां पे आएंगे, ये इधर आएंगे, है ना। ये ईएमएफ के साथ कंफ्यूज मत हो आप, ये ईएमएफ किसके लिए है, ये पोटेंशियोमीटर के अंदर करंट तो जाना चाहिए ना। ये जो पोटेंशियोमीटर का एक्सपेरिमेंट है इसको आपको यूज करना है, तो उसका वो सेटअप है। तो ये ईएमएफ हमारे काम का नहीं, काम का नहीं मतलब ये हमको जो कंपेयर करने हैं ईएमएफ ये पूरे हम लोग इधर लगाएंगे बाहर, ठीक है ना। ये हमारा पोटेंशियोमीटर का एक्सपेरिमेंट है और इसके अंदर ऑलरेडी ईएमएफ रहता ही है कि नहीं। के निकालते समय हमने देखा था
बराबर है, इस वायर का के निकालते समय हमने देखा था। तो डोंट बी कंफ्यूज बिटवीन दिस ईएमएफ एंड दीज ईएमएफ्स। अभी जो हम लोग ईएमएफ की बात कर रहे हैं, जिनको कंपेयर करना है या फिर जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस ढूंढ के निकालना है, वो सभी ये ऐसे ऊपर आएंगे। ठीक है, तो मान के चलो मैंने एक ईएमएफ लिया E1, अभी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए इसलिए मैंने इसको E1 लिखा, इधर E लिख दिया ना, है ना, पोटेंशियोमीटर का जो खुद का ईएमएफ है उसको E लिख दिया, इसलिए इधर E1 लिख दिया। ठीक है, तो मान के चलो एक आपने ईएमएफ लिए, उसका पॉजिटिव टर्मिनल पॉइंट ए पे कनेक्ट करे, ठीक है, और नेगेटिव टर्मिनल गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट करे, और गैल्वेनोमीटर का दूसरा टर्मिनल जॉकी से कनेक्ट करे। और ये जो जॉकी है, मेटल जॉकी, वो अभी हम लोग पोटेंशियोमीटर वायर के ऊपर अलग अलग पॉइंट पे टच कर रहे हैं। ठीक है, और ऐसा पॉइंट ढूंढ के निकालेंगे जिसको बोलेंगे हम लोग नल पॉइंट। क्या होता है नल पॉइंट, अभी आपको समझ में आ गया होगा, मीटर ब्रिज में भी देखे, है ना। क्या होता है नल पॉइंट? नल पॉइंट मतलब ऐसा पॉइंट होगा इसके ऊपर जहां पे गैल्वेनोमीटर कितनी रीडिंग शो करेगा, गैल्वेनोमीटर रीडिंग शो करेगा 0। तो मान के चलो मैंने यहां पे एक ईएमएफ लिया, ठीक है ना, उस ईएमएफ का पॉजिटिव टर्मिनल मैंने पॉइंट वायर के स्टार्टिंग पॉइंट पे कनेक्ट किया, और दूसरा एंड गैल्वेनोमीटर से जॉकी को कनेक्ट किया, और मैं अभी नल पॉइंट ढूंढ के निकाला इसका। तो मान के चलो इसका नल पॉइंट मिला पॉइंट पी पे, मतलब ए से लेके पी तक लेंथ है L1 अज्यूम करो। ठीक है, तो इस लेंथ को, ये जो L1 लेंथ है या फिर L लेंथ है, ठीक है ना, L1 लिखो या फिर L लिखो, कौन सी लेंथ? पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ, कहां से कहां तक? पॉइंट ए से लेके पॉइंट पी तक। क्या है पॉइंट पी? नल पॉइंट। नल पॉइंट मतलब ऐसा पॉइंट जहां पे गैल्वेनोमीटर की रीडिंग कितनी मिली आपको? 0 मिली। ठीक है ना, तो इस L को बोलते हैं इस ईएमएफ की बैलेंसिंग लेंथ। क्या बोलते हैं इस L को? बैलेंसिंग लेंथ। क्यों बोलते हैं बैलेंसिंग लेंथ, है ना, क्यों बोलते हैं बैलेंसिंग लेंथ? बताओ क्या आपको, है ना। देखो आप फिजिक्स में हमेशा याद रखो, जैसे करंट, कोई भी चीज में करंट कब आता है? अगर वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस रहा तो फिर दो पॉइंट के बीच में करंट आता है, बराबर है कि नहीं। दो पॉइंट के बीच में, एक जनरल फंडामेंटल बता रहा हूं मैं आपको सर्किट का, कि दो पॉइंट के बीच में करंट कब होता है? दो सर्किट के बीच में, अगर दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है तो करंट आता है। पोटेंशियल डिफरेंस ही अगर नहीं है ना, सेम पोटेंशियल पे है ना वो, तो करंट 0 होता है। और यहां पे आपने नल पॉइंट ढूंढ के निकाले, मतलब यहां पे करंट अभी 0 है। इसका मतलब ये कि ये जो ईएमएफ E1 है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस या फिर E1, ये एपी के पोटेंशियल डिफरेंस के इतना होगा, इसीलिए तो इधर करंट 0 मिल रहा है कि नहीं। तो कैसा बोल सकते हैं हम लोग, अगर मैंने एक ईएमएफ E1 लिया और इसका नल पॉइंट ढूंढ के निकाला पॉइंट P, नल पॉइंट मतलब ऐसा पॉइंट, नल पॉइंट मतलब ऐसा पॉइंट जहां पे गैल्वेनोमीटर 0 शो करेगा, ठीक है ना, वो ढूंढ के निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है ना, अलग अलग पॉइंट पे टच करके। तो मान के चलो नल पॉइंट मिला पॉइंट ए से L डिस्टेंस की दूरी पर, L डिस्टेंस की दूरी पर, है ना, ए और पी के बीच में। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये जो ईएमएफ है ना, ईएमएफ E1, दैट मस्ट बी इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड पी, ऐसा मैं बोल सकता हूं। ए मतलब ये वाला पॉइंट और पी मतलब नल पॉइंट। क्यों? क्योंकि मेरा फंडामेंटल क्या बोलता है फिजिक्स का, कि अगर करंट नहीं है ना, दो सर्किट के बीच में करंट नहीं है, मतलब दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। तो इधर तो मुझको E1 सीधा सीधा दिख ही रहा है, और इधर किसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस? ए और पी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना। अभी देखो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पी, ये पोटेंशियोमीटर वायर के ऊपर के दो पॉइंट है। आपको पता है के, क्या बोलते हैं के? पोटेंशियोमीटर वायर के लिए के कैसे डिफाइन करते हैं? के बताओ तो। इट इज के इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट ऑफ द वायर अपॉन लेंथ बिटवीन दैट पॉइंट, बराबर है कि नहीं। के
के मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन द पोटेंशियोमीटर वायर डिवाइडेड बाय लेंथ बिटवीन दैट टू पॉइंट्स। बोलते हैं ऐसा के को, तो के इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ, है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इक्वल टू के इंटू लेंथ, लिख सकते हैं ऐसा, बराबर है कि नहीं। तो ए और पी के बीच का पोटेंशियल मैं कैसे लिख सकता हूं, के इंटू लेंथ बिटवीन ए एंड पी। लेंथ बिटवीन ए एंड पी मान के चलो मैंने एल लिया, ठीक है। तो मैं कैसे लिख सकता हूं, E1 इक्वल टू के इंटू L1। L1 बोलो या फिर L बोलो, चलो ठीक है। तो ये L क्या हो गई, L मतलब बैलेंसिंग लेंथ हो गई। किसकी बैलेंसिंग लेंथ, ये वाले EMF E1 की, बराबर है। अगर मान के चलो E1 की जगह मैंने E2 लिया रहता था, तो E2 की बैलेंसिंग लेंथ कैसे लिखा रहता था मैंने, E2 इक्वल टू, है ना। फिर से मैं गैल्वेनोमीटर का यहाँ पे जॉकी को पकड़ा रहता था और अलग अलग पॉइंट पे ढूंढ के निकाला रहता था, और मुझको मान के चलो नल पॉइंट यहाँ पे मिला रहता था, है ना। EMF बदल दिया तो नल पॉइंट भी बदल जाएगा ऊपर का, ठीक है ना। तो यहाँ पे मिला रहता था, तो जिसकी लेंथ है मान के चलो L2, तो E2 इक्वल टू के इंटू L2, बराबर है। मान के चलो यहाँ पे E1 की जगह E3 लिखे, तो E3 इक्वल टू के इंटू L3। L3 मतलब ये E3 की बैलेंसिंग लेंथ। तो कोई भी EMF जब आप पोटेंशियोमीटर के पॉइंट A पे कनेक्ट करते हो और गैल्वेनोमीटर से जॉकी पास करके बैलेंसिंग लेंथ निकालते हो, तो आपको ये फॉर्मूला समझ में आना चाहिए। कैसा लिखेंगे, समझ में आ गया, E1 या फिर EMF इक्वल टू के टाइम्स बैलेंसिंग लेंथ। के क्या है, ये जो पोटेंशियोमीटर वायर है या फिर ये जो पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट है उसका पोटेंशियल ग्रेडियंट, के माने कांस्टेंट। एल क्या है, एल क्या है, बैलेंसिंग लेंथ, मतलब किस किस के बीच की लेंथ, जो नल पॉइंट ढूंढ के निकाले आपने, है ना। पॉइंट ए से लेके वो नल पॉइंट तक की लेंथ। नल पॉइंट मतलब कौन सा पॉइंट, जहां पे गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 है, बराबर है। जहां पे गैल्वेनोमीटर की रीडिंग क्या है, 0 है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आप बराबर याद रखो, आपको आगे का एकदम सिंपल में आ जाएगा, ठीक है। इधर जितना भी EMF है उसका नल पॉइंट ढूंढ के निकाले तो सीधा फॉर्मूला लिख सकते, E1 इक्वल टू के टाइम्स L, ठीक है ना। मान के चलो इधर 20 वोल्ट का EMF है, ठीक है। इधर लेंथ है मान के चलो 2 मीटर, तो 20 इक्वल टू के इंटू 2 मीटर, सिंपल, ठीक है। तो चलो अभी आगे बढ़ते हैं। क्या कौन सी मेथड देखनी थी हमको, इंडिविजुअल सेल मेथड या फिर सेपरेट सेल मेथड, ठीक है ना। पहला अपना एप्लीकेशन है पोटेंशियोमीटर का कि हमको EMFs को कंपेयर करना है, E1 और E2 को कंपेयर करना है। कंपेयर करना है मतलब क्या करना है ये भी बताया मैंने आपको। कंपेयर करना है मतलब कौन बड़ा कौन छोटा ये देखना है, और वो कैसे समझेगा, दोनों का रेशो भी मुझको मिल गया तो भी समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो E1 बाई E2 का रेशो निकालना है ऐसा मान के चलो, ठीक है ना। तो क्या करते हैं, देखो सिंपल सा सर्किट है, ये इतना तो आपको पहले से ही पता है, बराबर है कि नहीं, इतना तो आपको पहले से ही पता है। क्या है ये इतना, पोटेंशियोमीटर का एक्सपेरिमेंट, तो इसके ऊपर से क्या आएगा, इस वायर का के डिसाइड होगा, ठीक है। अभी आपको दो EMF को कंपेयर करना है, एक है E1 दूसरा है E2, तो ये दोनों को पॉइंट ए पे लगा दिए, देखो दोनों के पॉजिटिव टर्मिनल पॉइंट ए पे लगा दिए। पॉइंट ए मतलब वायर का स्टार्टिंग पॉइंट, पॉजिटिव एंड वाला पॉइंट, ठीक है। तो दोनों EMF के पॉजिटिव पॉइंट ए पे कनेक्ट कर दिए, दोनों के निगेटिव एक पहले को पहले की में से डाले, की मतलब ऑन ऑफ वाली की, ठीक है ना, और दूसरे को दूसरे की में से डाल के दोनों के निगेटिव कहां पे डाल दिए, गैल्वेनोमीटर। और गैल्वेनोमीटर कहां पे कनेक्ट होगा, गैल्वेनोमीटर कनेक्ट होगा जॉकी में, ठीक है ना। और जॉकी से क्या करते हैं हम लोग, अलग अलग पॉइंट पे वायर के ऊपर टच करते और नल पॉइंट ढूंढ के निकालते, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन एकदम सिंपल है, ठीक है। प्रोसीजर तो उससे भी सिंपल है ना। इंडिविजुअल सेल मेथड मतलब सेपरेटली, पहले E1 कंसीडर करेंगे, नल पॉइंट ढूंढेंगे, फिर E2 कंसीडर करेंगे, नल पॉइंट ढूंढेंगे, फिर दोनों को एक साथ हम लोग रेशो ले लेंगे, सिंपल, ठीक है। तो पहली स्टेप में क्या करेंगे, ये जो की K1 है इसको हम लोग ऑन कर देंगे, इसको ऑफ कर देंगे। ऑफ कर देंगे मतलब सिर्फ कौन रहेगा रे बेटा सर्किट में, सिर्फ E1 रहेगा, ठीक है। तो K1 को ऑन करके K2 को ऑफ कर दिए, ठीक है। और जॉकी को पकड़े और अलग अलग पॉइंट पे टच किए,
बराबर है। अलग अलग पॉइंट पे टच करने के बाद मुझको बैलेंसिंग लेंथ मिली। तो पहले स्टेप में स्टेप वन में मतलब E1 जब कंसीडर किए तो मान के चलो बैलेंसिंग लेंथ मिली मुझको L1। तो कैसा लिख सकते, E1 इक्वल टू K इंटू L1 लिख सकते कि नहीं लिख सकते। कहां से आया ये K इंटू L1, अब बीच बताया, बराबर है। तो अगर इसका नल पॉइंट यहां पे है, नल पॉइंट कितने लेंथ पे है, L1 पे है, तो K इंटू L1। ठीक है, अब स्टेप नंबर 2 इसको ऑफ कर देंगे, मतलब E1 नहीं लेंगे, सिर्फ E2 को लेंगे, इसको ऑन कर देंगे, फिर से नल पॉइंट ढूंढ के निकालेंगे। ऑफ कोर्स नल पॉइंट बदल जाएगा, है ना, ईएमएफ बदला तो नल पॉइंट भी बदल जाएगा। तो मान के चलो इसका जो नल पॉइंट मिला वो कितने डिस्टेंस पे मिला, L2 पे मिला। तो E2 इक्वल टू K इंटू L2, ये हो गई मेरी सेकंड स्टेप, बराबर है। तो पहली स्टेप मतलब E1 इक्वल टू KL1, E2 इक्वल टू KL2। L1 आप स्केल से मेजर कर सकते, बराबर है, पहले ऑब्जर्वेशन में, और दूसरे ऑब्जर्वेशन में L2 आप स्केल से मेजर कर सकते कि नहीं कर सकते। यहां पे नीचे स्केल भी लगी रहती है ना, आपका जो लेबोरेटरी में जो पोटेंशियोमीटर का वायर होता है ना, वहां पे स्केल भी लगी रहती है, अदरवाइज आप स्केल से भी मेजर कर सकते। ठीक है, तो E1 K इंटू L1 है, E2 है ना, दोनों में K सेम है क्योंकि पोटेंशियोमीटर सेम है। ठीक है, तो दोनों का अगर रेशो लिए तो K कैंसिल हो जाएगा, E1 बाई E2, K कैंसिल होके मुझको क्या मिलेगा, L1 बाई L2 मिल गया दोनों का रेशो। L1 हम लोग मेजर करे थे स्टेप 1 में, L2 हमने मेजर करे थे स्टेप 2 में। ठीक है, तो वैल्यूज पुट करने के बाद आपको E1 बाई E2 का रेशो मिल जाएगा, वही तो चाहिए था। कंपेयर करने को क्या चाहिए था मुझको, E1 बाई E2 का रेशो। अगर E1 बाई E2 का रेशो ग्रेटर देन 1 है तो E1 इज ग्रेटर देन E2, बराबर है कि नहीं, लेस देन 1 है तो E1 इज लेस देन E2, इक्वल टू 1 है तो E1 इज इक्वल टू E2। तो कंपेयर करना मतलब क्या करना, ये रेशो मुझको निकालना था। मिल गया, सिंपल, वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल है। 3 मार्क फोकट के है अगर ये आया तो, है ना, बराबर डायग्राम याद रखना, है ना, प्रोसीजर एकदम सिंपल है। चलो दूसरी मेथड देखते हैं अभी, सम एंड डिफरेंस मेथड। ठीक है, इसमें भी इतना पार्ट तो आपको सभी कुछ पता है, क्या है भैया ये क्या है तुम्हारा पोटेंशियोमीटर का एक्सपेरिमेंट, है ना। इसके ऊपर क्या डिपेंड रहेगा, के, कुछ तो भी के आएगा ना इसका, के मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है ना। तो अभी दो ईएमएफ जिनको कंपेयर करना है, E1 और E2, सम एंड डिफरेंस मेथड में क्या करते हैं, उनको सेपरेटली यूज नहीं करते, उनको दोनों को ना एक साथ यूज करते हैं। कौन सी की का यूज करके, ये 4 वे स्विच यूज करके। ये जो स्पेशल टाइप की स्विच है, अपने घर में कौन सी स्विच रहती, ऑन ऑफ स्विच रहती, ये ऑन ऑफ स्विच नहीं है, इसको बोलते हैं 4 वे स्विच। अब ये 4 वे स्विच मतलब क्या है ना, जब ये एक पोजीशन पे रहेगी इधर तो ये इधर कनेक्ट होगी, और जब दूसरे पोजीशन पे होगी मतलब ये इधर कनेक्ट होगी, मतलब इसमें ऑन ऑफ वाली सिचुएशन नहीं होती, है ना। तो इसको बोलते हैं 4 वे स्विच, ठीक है ना। तो एक पोजीशन पे मतलब मान के चलो पोजीशन नंबर 1 पे इधर कनेक्ट मार देती है ये वायर्स को, और पोजीशन 2 पे और ये C और D में मार देगी, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं 4 वे स्विच। तो इसे 4 वे स्विच यूज करके सम एंड डिफरेंस मेथड में क्या करते हैं, स्टेप नंबर 1 में E1 और E2 का सम, देखो कोई भी दो बैटरीज या फिर कोई भी दो ईएमएफ जो है, मान के चलो मैंने ये लिया 5 वोल्ट और ये लिया मैंने 5 वोल्ट, तो ये दोनों का मिला के कितना होगा बताओ तो रे, 5 नहीं तो 6 ले लो, चलो ये दोनों का मिला के कितना होगा, है ना, 5 वोल्ट और ये 6 वोल्ट, 6 प्लस 5 मतलब दोनों का मिला के होगा कितना, 11 वोल्ट। कैसे निकाले 11 वोल्ट, क्यों 11 वोल्टेज निकाले, 6 माइनस 5 क्यों नहीं किया आपने, क्योंकि इनकी पोलैरिटी देखो प्लस माइनस ऐसी पोलैरिटी अगर रहे तो इसको बोलते हैं सम नेचर, है कि नहीं, प्लस माइनस मतलब एक दूसरे के साथ वो ऐड होते हैं। लेकिन अगर मैंने ऐसा लिया रहता था, ये ऐसा लिया रहता था, ठीक है ना, 5 वोल्ट 6 वोल्ट, तो अभी बताओ कितना इनका टोटल ईएमएफ हुआ रहता था, है ना। तो अभी 5 प्लस 6 नहीं किए करेंगे आप, अभी 6 माइनस 5 इनका कितना होगा, 1 वोल्ट होगा, प्लस माइनस प्लस पोलैरिटी बिगड़ गई देखो। तो ऐसी अगर पोलैरिटी है
प्लस माइनस, माइनस प्लस, दो माइनस पास में है या फिर दो प्लस पास में है, ठीक है ना, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसा रहा तो सम, और प्लस माइनस माइनस प्लस, दो माइनस साथ में है या फिर दो प्लस साथ में है तो ऐसा रहा तो डिफरेंस, ठीक है ना। तो यहां पे क्या करते हैं, स्टेप नंबर 1 में दोनों का सम लेते हैं, मतलब E1 प्लस E2, है ना, एक एक दोनों को सेपरेटली यूज नहीं करते, दोनों को एक साथ यूज करके दोनों का सम लेते हैं स्टेप नंबर 1 में। स्टेप नंबर 2 में दोनों का डिफरेंस लेते हैं E1 माइनस E2, ठीक है, और स्टेप नंबर 3 में फिर सॉल्व करते हैं। फर्क कुछ नहीं है सेपरेटली मेथड और इसमें। सेपरेट में क्या है, E1 को सेपरेटली यूज किया था, E2 को सेपरेटली यूज किया था। यहां पे सेपरेटली यूज नहीं करेंगे, यहां पे दोनों को एक साथ यूज करेंगे। पहले स्टेप में दोनों का सम लेंगे, दूसरे स्टेप में दोनों का डिफरेंस लेंगे, ठीक है। तो स्टेप नंबर 1, ठीक है ना, स्टेप नंबर 1 में क्या होगा, देखो देखो ये 4 वे जो स्विच है ये पोजीशन पे रहेगी, ए और बी कनेक्ट रहेंगे। तो देखो बराबर ध्यान से देखो, है ना, ये थोड़ी सी डायग्राम बराबर से ध्यान से रख लेना, ठीक है ना। देखो अगर यहां से करंट जाता है मतलब प्लस माइनस, तो यहां से जाएगा E2 का प्लस माइनस, मतलब कैसा आ रहा, प्लस माइनस, मतलब ये दोनों कैसे है, बेसिकली सम में है ना। ये यहां से आएगा, ये जंपर है, ये यहां से फिर से गैल्वेनोमीटर, बराबर है कि नहीं, मतलब ये वाली पोजीशन पे, पहली पोजीशन पे दोनों का क्या है, सम है, E1 प्लस E2, मतलब टोटल EMF कितना है इधर, E1 प्लस E2। फिर गैल्वेनोमीटर जॉकी पे आया है, ठीक है ना, प्रोसीजर वही सेम, ठीक, जॉकी को अलग अलग पॉइंट पे टच करेंगे और कौन सा पॉइंट ढूंढ के निकालेंगे, नल पॉइंट P, मान के चलो नल पॉइंट की लेंथ पहले स्टेप में है L1, तो कैसा लिख सकते हैं फॉर्मूला, यहां पे जितना भी EMF है, फिलहाल कितना EMF है यहां पे, E1 प्लस E2, कितने लेंथ पे बैलेंस हो गया, L1, तो इक्वल टू K टाइम्स L1, आएगा कि नहीं ऐसा फॉर्मूला। सिंगल सिंगल लेते थे तो E1 इक्वल टू के L1, E2 इक्वल टू के L2, लेकिन अभी दोनों का एडिशन लिए तो दोनों का एडिशन बैलेंस हो गया, ठीक है ना। तो टोटल EMF कितना है ऊपर, E1 प्लस E2 इक्वल टू K टाइम्स L1, समझ गया ये कैसे आया, ठीक है ना। दोनों का सम लेने के कारण टोटल EMF हो गया E1 प्लस E2, और नल पॉइंट ढूंढ के निकाले, कितने डिस्टेंस पे मिला आपको, L1 डिस्टेंस पे, तो अकॉर्डिंग टू अवर पोटेंशियोमीटर रूल EMF इक्वल टू K टाइम्स L1, बैलेंसिंग लेंथ क्या है, L1। पहली स्टेप समझ में आ गई तो सेकंड भी स्टेप समझ में आ जाएगी। सेकंड स्टेप में ना ये C और D ये कनेक्ट रहते हैं 4 वे स्विच के, A और B निकल जाते हैं। तो अभी यहां पे ध्यान दे दो, ठीक है ना, देखो करंट ऐसे जाएगा प्लस माइनस, ठीक, अभी इधर से नहीं जाएगा, है ना, इधर ओपन हो गया, ये इधर से जाएगा अभी ऐसे, ये जंपर है, जंपर मतलब ये दोनों वायर एक दूसरे को कनेक्ट नहीं रहते, ये ऐसे और ये E2 के लिए ऐसे, तो माइनस प्लस, बराबर है, मतलब करंट जब गया तो प्लस माइनस माइनस प्लस, देखो दो माइनस साथ में है, इसका मतलब ये कैसे है, डिफरेंस में है, मतलब ऊपर EMF कितना है, E1 माइनस E2, ठीक है। फिर से प्रोसीजर सेम, गैल्वेनोमीटर की जॉकी लेंगे, अलग अलग पॉइंट पे टच करेंगे और बैलेंसिंग लेंथ ढूंढ के निकालेंगे। बैलेंसिंग लेंथ बदल जाएगी, कम हो जाएगी, बराबर है कि नहीं, देखो EMF कम हो गया ना यहाँ पे ऊपर, तो बैलेंसिंग लेंथ भी कम हो जाएगी, तो मान के चलो बैलेंसिंग लेंथ है L2, तो कैसे लिख सकते हैं हम लोग, दूसरे के लिए फॉर्मूला E1 माइनस E2 इक्वल टू KL2, ठीक है। तो दोनों स्टेप समझ में आ गई, ये थी तुम्हारी स्टेप नंबर 1, जब दोनों EMF को सम में लिए थे। ये है तुम्हारी स्टेप नंबर 2, जब दोनों EMF को डिफरेंस में लिए थे। तो ऐसे दो फॉर्मूले मिले, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों को हम लोग इक्वेशन 1/2 कर लेते, के कैंसिल हो जाएगा। के मतलब क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट, किसके ऊपर डिपेंड रहता है, पोटेंशियोमीटर के एक्सपेरिमेंट पे। पोटेंशियोमीटर का वायर बदल रहे क्या आप लोग, नहीं ना, सेम है, इसलिए के कैंसिल, ठीक है। तो आपको मिला E1 प्लस E2 डिवाइड बाई E1 माइनस E2 इक्वल टू L1 अपॉन L2। L1 मतलब पहले स्टेप की बैलेंसिंग लेंथ जो आपने स्केल से मेजर करे होंगे, L2 मतलब दूसरे स्टेप की, ठीक है ना, जब तुम्हारी स्विच C और D के बीच में थी, ठीक है। लेकिन मुझको रेशो किसका चाहिए था रे, E1 बाई E2 का चाहिए ना कंपेयर करने के लिए, तो आप यहाँ पे कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो यूज करो या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, है ना, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो यूज करो या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो E1 बाई E2 का रेशो मुझको मिलेगा लाइक दिस, L1 प्लस L2
अपॉन L1 माइनस L2। L1 मतलब देखो सेपरेट मेथड और सम एंड डिफरेंस मेथड, सेपरेट मेथड में L1 L2 थे, यहां पे भी L1 L2 है, लेकिन सेपरेट वाली मेथड में L1 सिर्फ E1 का था और L2 सिर्फ E2 का था। यहां पे L1 E1 प्लस E2 का है और L2 E1 माइनस E2 का है, दोनों के बीच में फर्क बराबर से समझो, ठीक है ना। तो L1 भी पता है, L2 भी पता है, तो E1 बाई E2 का रेशो आपको मिल जाएगा। ये रेशो मिला मतलब हम कंपेयर कर पाए। सही बात है कि नहीं? ठीक है ना। अभी बोलेंगे सर आप ये इतनी माथापच्ची काय को किए, सीधा सीधा E1 बाई E2 डायरेक्ट मेथड से तो आ ही रहा था, सम डिफरेंस से काय को करना। सम डिफरेंस में कैसा एक्यूरेसी और ज्यादा मिलती है, बराबर है। तो इस प्रकार से हम लोग ईएमएफ को कंपेयर कर सकते हैं पोटेंशियोमीटर का एक्सपेरिमेंट यूज करके। अभी नेक्स्ट उसके एप्लीकेशन की तरफ बढ़ते हैं पोटेंशियोमीटर के। दूसरा एप्लीकेशन क्या था, बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है वो वाला, कि ईएमएफ या फिर बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस हम लोग ढूंढ के निकाल सकते हैं पोटेंशियोमीटर से, बराबर है। तो वो देखने से पहले एक थोड़ा सा मैं आपको बेसिक क्लियर कर देता हूं, जो बेसिकली आपने 11th या फिर 10th में देखे होंगे। बैटरी या फिर सेल या फिर ईएमएफ, ये पता है ना आपको, बैटरी बोलो, सेल बोलो, ईएमएफ बोलो, तीनों नाम एक के ही है। तो कोई भी बैटरी या फिर कोई भी सेल जब आप बाजार से खरीद के लाते हैं, है ना, मान के चलो ये सेल आपने खरीद के लाए, जैसे टॉर्च का सेल हो गया, ठीक है ना, तो इसके ऊपर पॉजिटिव लिखा है, इसके ऊपर निगेटिव साइड ये है, तो इसके ऊपर ना लिखा है मान के चलो 1.2 वोल्ट ऐसा लिखा हुआ है, मतलब ये सेल कितना वोल्ट देगा आपको, 1.2 वोल्ट देगा। मतलब ये दो पॉइंट के बीच में अगर मैं मेजर करके देखूं तो कितना मिलेगा, 1.2 वोल्ट मिलेगा। लेकिन जब ये सेल ना आप एक्चुअल सर्किट में लगाते हो, है ना, मतलब यहां से जब करंट फ्लो होना चालू हो जाता है एक्चुअल सर्किट में लगा के, मान के चलो की ऑन कर दिए और एक्चुअल सर्किट में करंट फ्लो होना चालू हो गया, तो अब अगर आप देखो ना इसका पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, ये सेल का, तो 1.2 नहीं दिखता, 1.2 से थोड़ा सा कम दिखेगा, थोड़ा सा कम, मान के चलो 1.1 वोल्ट दिखेगा। तो ऐसा क्यों होता है? ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कोई भी ईएमएफ, कोई भी बैटरी, जैसे आप केमिस्ट्री में भी पढ़े होंगे डैनियल सेल, ड्राई सेल, तो कोई भी जो बैटरी बनी रहती है वहां पे सॉल्यूशंस रहते हैं, कैथोड एनोड, तो वो जो सेल बना हुआ रहता है अंदर, उसका खुद का एक इंटरनल रेजिस्टेंस रहता है, जो होना तो नहीं चाहिए, आइडियल ईएमएफ में होना तो नहीं चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली हर एक सेल में, हर एक बैटरी में इंटरनल रेजिस्टेंस उसके अंदर मौजूद होता है, और इस इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण थोड़ा बहुत पोटेंशियल डिफरेंस यहां पे वेस्ट हो जाता है। इसीलिए भले ही उसके ऊपर लिखा है 1.2 वोल्ट, लेकिन ये पूरा का पूरा 1.2 वोल्ट नहीं दे पाता इसको, थोड़ा सा वोल्टेज कहां पे वेस्ट होता है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस, और ये इंटरनल रेजिस्टेंस आपको बाहर से दिखेगा भी नहीं, है ना, इंटरनल रेजिस्टेंस जो है ना वो अपनी आंखों से दिखेगा भी नहीं आपको, है ना, लेकिन हर एक सेल में वो होता है। तो कैसे याद रखेंगे? ऐसे याद रखो कि अगर आप कोई भी सेल लेते हो, ये देखो सेल, और जानबूझ के मैंने ऐसा इसको पिंक वाले डब्बे में रखा है क्योंकि ये इंटरनल रेजिस्टेंस आपको आंखों से दिखने वाला नहीं है, लेकिन वो उसके अंदर होता है, ठीक है। तो कैसे याद रखोगे कि अगर इस ईएमएफ में से, या फिर अगर ये सेल लेते हो, अगर इसमें से करंट फ्लो नहीं होता, अगर करंट फ्लो नहीं होता तो इसके टर्मिनल पे जितना लिखा हुआ है उतना ही मिलेगा, मतलब कितना लिखा हुआ है, ई लिखा हुआ है तो ई ही मिलेगा। लेकिन एक बार अगर करंट फ्लो होना इसके अंदर से चालू हो गया, इस बैटरी के अंदर से करंट फ्लो होना चालू हो गया, तो इसके टर्मिनल पे ना जितना लिखा होता है, मतलब ई लिखा है लेकिन उतना नहीं दिखता, थोड़ा सा कम दिखता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग V या फिर पोटेंशियल डिफरेंस। तो E और V दोनों के बीच में ज्यादा फर्क नहीं है। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस कंसीडर नहीं करो तो E और V मतलब क्या है, सेमच है। E मतलब ईएमएफ, V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों सेमच है। लेकिन अगर स्पेसिफिकली देखा जाए तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है V, है ना, ये पोटेंशियल डिफरेंस E से थोड़ा सा कम रहता है।
ई मतलब एक्चुअल जो चीज लिखी रहती, लेकिन उतना का उतना ये नहीं दे पाता सर्किट में, क्योंकि थोड़ा सा वोल्टेज कहां पे वेस्ट हो जाता है, इंटरनल रेजिस्टेंस में वेस्ट हो जाता है, और बच्चा वाला फिर आपको कहां मिलता है, सर्किट में मिलता है, जिसको बोलते हैं V। बराबर है। तो बेसिकली V इक्वल टू E माइनस I इंटू R। R मतलब कौन सा R, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस। बराबर। तो ऐसे ही फॉर्मूले अगर एडजस्ट करें तो बेसिकली हम लोग E का फॉर्मूला, EMF का फॉर्मूला हम लोग ऐसा याद रख सकते है ना, कैपिटल R मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, स्मॉल r मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है। तो EMF इज, EMF मतलब टोटल लिखा हुआ, तो EMF जब आप लिखोगे ओम्स लॉ से तो दोनों कंसीडर करो, कैपिटल R भी और स्मॉल r भी, सो करंट इनटू टोटल रेजिस्टेंस। लेकिन जब आप पोटेंशियल डिफरेंस लेते हो, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब ये यहां का पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना, ये दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस लेते हो, जब करंट फ्लो होना चालू हो जाता है तो ये पॉइंट के बीच का मतलब ये वाले पॉइंट के बीच का, बराबर है कि नहीं, ये वाले का, तो इसको आप पोटेंशियल डिफरेंस को करंट इनटू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐसा भी लिख सकते हो। तो मैं ये यहां पे ये कहना चाहता हूं कि E मतलब EMF उस सेल का, और V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस उसी सेल का, दोनों के बीच में पहचानेंगे कैसे, ये तो हो गए इसके फॉर्मूले, ठीक है ना, दोनों के बीच में पहचानेंगे कैसे, है ना, E का लिखते समय करंट इनटू टोटल रेजिस्टेंस लिखना, ठीक है, मतलब एक्सटर्नल और इंटरनल मिला के, और पोटेंशियल डिफरेंस लिखते समय सिर्फ एक्सटर्नल लिखना, ठीक है। और अगर इस EMF में से करंट फ्लो होना चालू हो जाता है तो ऐसे फॉर्मूले हमको मिलते हैं, ठीक है। तो दोनों का अगर रेशो लिए मैंने, E बाई V अगर लिया तो करंट करंट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, E बाई V R प्लस स्मॉल r अपॉन कैपिटल R, ठीक है। तो डिनोमिनेटर को R अपॉन R प्लस स्मॉल r अपॉन कैपिटल R, ठीक है। तो R बाय R 1 और ये स्मॉल r बाय कैपिटल R। तो हमेशा एक चीज याद रखो, कोई भी EMF या फिर कोई भी बैटरी के लिए ये रिलेशन आप याद रख सकते हैं। E मतलब उसका EMF, V मतलब उसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कब आता है, जब उसके अंदर करंट फ्लो होना चालू हो जाता है, और EMF कब दिखता है, जब उसके अंदर करंट नहीं रहता, ठीक है। तो E बाई V इज ऑलवेज इक्वल टू 1 प्लस स्मॉल r अपॉन कैपिटल R। स्मॉल r मतलब इस EMF का इंटरनल रेजिस्टेंस, कैपिटल R मतलब ये EMF को जो सीरीज में जो ऊपर लगाया है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो ये फॉर्मूला आपको आगे के एप्लीकेशन में काम में आएगा, ठीक है। तो E बाई V, E मतलब EMF, कब दिखेगा EMF, वो बैटरी के टर्मिनल्स पे कब दिखेगा EMF, जब उसमें से करंट फ्लो नहीं होता तो पूरा का पूरा EMF दिखेगा, लेकिन जब करंट फ्लो होना चालू हो जाता है तो E की जगह क्या दिखेगा, V दिखेगा, और दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, E बाई V इक्वल टू 1 प्लस स्मॉल r बाई कैपिटल R, ठीक है। चलो आगे देखते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस R ऑफ द EMF, ठीक है। तो ये तो सर्किट आपको पता ही है पोटेंशियोमीटर का, ठीक है। तो ये लेंगे EMF, देखो ये EMF लिया है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस जानबूझ के यहां पे मैंने निकाला है, ठीक है ना, ये दिखेगा तो नहीं लेकिन दिखाने के लिए यहां पे इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R, ठीक। तो ये हमको ढूंढ के निकालना है, ठीक। इस EMF के साथ एक ऊपर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी लिया है, देखो R, और यहां पे लगा डाली है एक की, ठीक। तो चलो ये कैसा कैसा ढूंढ के निकालेंगे मैं बताता हूं। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 में इस की को ना ऑफ रखेंगे, ऑफ रखेंगे मतलब मान के चलो ये है ही नहीं, तो क्या है, सिर्फ यहां पे EMF है, ठीक है, और गैल्वेनोमीटर की जॉकी पकड़ेंगे और अलग 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 पॉइंट पे टच करेंगे, कब तक, जब तक हमको नल पॉइंट नहीं मिलता, ठीक है। तो मान के चलो नल पॉइंट मिला कितने डिस्टेंस पे, L1 डिस्टेंस पे मिला, कब, जब आपने ये वाली की ऑफ रखे थे, ठीक है। तो कैसे लिख सकता हूं मैं,
ठीक है ना। तो पहले स्टेप में क्या किए, ये वाली की ऑफ रखा और नल पॉइंट ढूंढ के निकाला। नल पॉइंट मिला मुझको डिस्टेंस L1 पे। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं E1 इक्वल टू K इंटू L1, लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, है ना। क्योंकि बैलेंसिंग लेंथ, ये जो EMF आपने लगाए ये कितने लेंथ पे बैलेंस हो गया, L1 लेंथ पे बैलेंस हो गया, बराबर है कि नहीं। और नल पॉइंट मतलब गैल्वेनोमीटर का करंट 0 है, मतलब इस EMF में से करंट फ्लो हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। मतलब ये जो है इसके एंड पॉइंट पे V दिखेगा कि E दिखेगा, H दिखेगा, इसलिए E1 इक्वल टू K टाइम्स L1, बराबर है। ये जो सेल है ना, नल पॉइंट ढूंढ के निकालते, मतलब क्या निकालते, गैल्वेनोमीटर का रीडिंग 0 रहता, मतलब यहां से करंट फ्लो नहीं हो रहा है नल पॉइंट पे, मतलब यहां पे आपको EMF E1 लिखा है तो E1H मिलेगा, इसलिए E1 इक्वल टू K टाइम्स L1। और जो भी बैलेंसिंग लेंथ रहती है ना, अभी तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो भी बैलेंसिंग लेंथ रहती दैट इज K टाइम्स इनटू बैलेंसिंग लेंथ। तो पहला इक्वेशन समझ में आ गया, पहली स्टेप, बराबर है। तो L1 किसकी बैलेंसिंग लेंथ है, ये EMF की बैलेंसिंग लेंथ है। क्यों, क्योंकि सीधा का सीधा EMF लिए, बैलेंसिंग लेंथ मतलब नल पॉइंट पे करंट फ्लो नहीं होता, इसलिए E1। अभी सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, ये वाली की ना ऑन कर देंगे। तो देखो इस EMF में से ना यहां पे ऐसा ये वाले इसमें करंट फ्लो होना चालू हो जाएगा, और EMF में बैटरी में करंट फ्लो होना चालू हो गया, मतलब इसके एंड टर्मिनल पे E की जगह क्या दिखता है हमको, V दिखता है, बताया बीच, है ना। अगर उस EMF में से करंट फ्लो होना चालू हो गया है ना, तो ये छोटे से सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है, मतलब अभी जो आप बैलेंसिंग लेंथ निकालोगे सेकंड स्टेप में, वहां पे EMF नहीं है बेसिकली, है ना। इस EMF में से करंट फ्लो होना चालू हो गया, मतलब इसके टर्मिनल्स पे अभी क्या दिखेगा, उसका V दिखेगा, पोटेंशियल डिफरेंस दिखेगा। तो सेकंड स्टेप में जब आप बैलेंसिंग लेंथ निकालोगे, ठीक है ना, फिर से वही सेम स्टेप से जॉकी टच करेंगे अलग अलग पॉइंट पे, और नया पॉइंट P डैश ढूंढ के निकालेंगे, और मान के चलो वो मिला L2 डिस्टेंस पे। तो फॉर्मूला कैसे लिखोगे सेकंड स्टेप का, पहले स्टेप का क्या लिखे थे, E1 इक्वल टू K इंटू L1, लेकिन सेकंड स्टेप में जब आप बैलेंसिंग लेंथ L2 निकालोगे तो फॉर्मूला आएगा V इक्वल टू K इंटू L2। समझ में आ गया क्या ये दोनों के बीच का फर्क, है ना। फर्स्ट स्टेप में क्या था, ये था ही नहीं, फर्स्ट स्टेप में EMF में से करंट फ्लो हुआ ही नहीं, लेकिन सेकंड स्टेप में ये यहां पे EMF में से करंट फ्लो हो रहा था, इसलिए सेकंड स्टेप में इसके टर्मिनल्स पे E1 नहीं, क्या आएगा, V1 या फिर उसका पोटेंशियल डिफरेंस V आएगा। तो इसलिए फर्स्ट स्टेप का फॉर्मूला है E1 इक्वल टू KL1, और सेकंड स्टेप का फॉर्मूला है इसका V, ये वाले EMF का पोटेंशियल डिफरेंस। E और V में क्या फर्क रहता, बीच बताया था, E थोड़ा सा ज्यादा रहता, V है ना, V जो है पोटेंशियल डिफरेंस उस EMF का, वो EMF से थोड़ा सा कम रहता। क्यों कम रहता, क्योंकि थोड़ा सा वोल्टेज इंटरनल रेजिस्टेंस में वेस्ट हो जाता है, बराबर है कि नहीं। तो L1 और L2 में कौन बड़ा होगा बताओ तो, L1 किसकी बैलेंसिंग लेंथ है, EMF की, L2 किसकी बैलेंसिंग लेंथ है, उसी बैटरी के V की, है ना। देखो E1 और V1 ये दोनों अलग अलग नहीं है, ये एक ही बैटरी की चीजें हैं। इस बैटरी का EMF है E1 और इसी बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है V, ठीक है ना। तो एक ही बैटरी की दो चीजें हैं, ठीक है। तो L1 है EMF की बैलेंसिंग लेंथ और L2 है पोटेंशियल डिफरेंस या फिर वोल्टेज की बैलेंसिंग लेंथ। और जैसा आपको पता है पोटेंशियल डिफरेंस कब आता है, जब बैटरी में से करंट फ्लो होना चालू हो जाता है, और पोटेंशियल डिफरेंस EMF से थोड़ा सा कम रहता है। क्यों, क्योंकि थोड़ा सा वोल्टेज कहां पे वेस्ट हो जाता है, इंटरनल रेजिस्टेंस में भी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि दोनों बैलेंसिंग लेंथ आपके न्यूमेरिकल में अगर दो बैलेंसिंग लेंथ है तो जो बड़ी है वो किसके लिए लेना, EMF के लिए लेना, और जो छोटी है वो किसके लिए लेना, पोटेंशियल डिफरेंस V के लिए लेना, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी V E से थोड़ा सा छोटा होगा, ठीक है। तो अगर न्यूमेरिकल में पहचानने में दिक्कत हुई L1 कौन सा है L2 कौन सा है, तो हमेशा याद रखो जो बड़ा है वो E1 के साथ आएगा, ठीक है। तो E1 आया KL1, V आया KL2, दोनों का रेशियो ले लेते, K कैंसिल हो जाएगा,
तो उस बैटरी का E बाई वी, E1 बाई वी, E1 मतलब उसका EMF, V मतलब उसका पोटेंशियल डिफरेंस, ये आया L1 अपॉन L2। L1 मतलब पहले स्टेप की बैलेंसिंग लेंथ, L2 मतलब दूसरे स्टेप की बैलेंसिंग लेंथ जो आपने मेजर करके रखी है, ठीक है। और अभी मैंने बताया था कि कोई भी ईएमएफ के लिए E बाई वी का रेशो क्या होता है, 1 प्लस स्मॉल आर बाई कैपिटल आर होता है कि नहीं होता है, 1 प्लस स्मॉल आर बाई कैपिटल आर, बराबर है। तो स्मॉल आर क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस, कैपिटल आर क्या है, वो जो ईएमएफ के ऊपर जो रेजिस्टेंस लगाए थे आपने, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, वो कैपिटल आर इक्वल टू L1 प्लस L2, ठीक है। तो मुझको इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना था, स्मॉल आर, 1 को इधर लेके चलो, तो स्मॉल आर बाय कैपिटल आर, L1 बाय L2 माइनस 1, तो स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर, L1 बाय L2 माइनस 1। आ गया फॉर्मूला, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से आप कोई भी बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस ढूंढ के निकाल सकते। कैपिटल आर मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो उस ईएमएफ के ऊपर के सर्किट में लगाए, L1 मतलब स्टेप नंबर 1 की बैलेंसिंग लेंथ, स्टेप नंबर 1 मतलब जो की है उसको चालू, बिना चालू किए, मतलब ऊपर का रेजिस्टेंस कंसीडर न करते हुए, और L2 मतलब स्टेप नंबर 2 मतलब V वाली, ठीक है। तो ये आ जाएगा तुम्हारा इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, है ना, ये है तुम्हारा R, ठीक। इसको जब आप चालू नहीं करते तो ये इसकी बैलेंसिंग लेंथ है L1, और स्टेप नंबर 2 मतलब इसको चालू करते तो यहां से करंट फ्लो होना चालू हो जाता, तो उसकी बैलेंसिंग लेंथ है L2, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते। द ईएमएफ ऑफ अ सेल इज बैलेंस्ड बाय लेंथ ऑफ 120 सेंटीमीटर ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, ठीक है। मतलब ये, एंड व्हेन द सेल इज शंटेड, शंटेड मतलब उसके ऊपर रेजिस्टेंस लगाना, ठीक है ना। देखो ये की ऑफ रखे तो ये आएगा नहीं, ठीक है ना, लेकिन ये की ऑन करे तो ये रेजिस्टेंस इसके साथ ऐसे आ जाएगा, ऐसे, बराबर है कि नहीं। तो रेजिस्टेंस लगाना मतलब इसके साथ शंट लगा देना, शंट मतलब पैरेलल में बोलते जनरली, तो देखो ये ऐसी दो चीजें पैरेलल में आ गई, इसलिए शंटेड, ठीक है। तो ईएमएफ ऑफ, ये पहली स्टेप है, एंड व्हेन द सेल इज शंटेड बाय द रेजिस्टेंस मतलब ऊपर का रेजिस्टेंस लगाया और फिर बैलेंसिंग लेंथ निकालिए, मतलब ये स्टेप नंबर 2 है। तो ये है तुम्हारी L1 कितनी, 120 सेंटीमीटर, और L2 कितनी है, 20 सेंटीमीटर है क्या, बराबर से पढ़ो। When the cell is shunted by the resistance of 10 ohm मतलब ऊपर जब 10 ohm वाला लगाए, मतलब वो की जब चालू किए, है ना, तो बैलेंसिंग लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 20, मतलब L1 120 थी तो रिड्यूस्ड बाय 20 मतलब 120 माइनस 20 दैट इज 100, ठीक है। और ऊपर जो रेजिस्टेंस लगाए वो कितना है, 10 ओम, तो कैपिटल आर इज 10 ओम। तो फॉर्मूला सीधा सीधा पुट करो, बराबर है, स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर दैट इज 10, L1 माइनस L2 120 माइनस 100 अपॉन 100, ठीक है। तो ये आ जाएगा 10 इंटू 20 अपॉन 100, तो ये हो जाएगा 2 ओम। तो कितना होगा इंटरनल रेजिस्टेंस उसका, 2 ओम, ठीक है। L1 L2 बराबर पहचानते आना चाहिए, ठीक। ये वाले पेज नंबर्स पढ़ लेना आप इससे रिलेटेड।